मेरा नाम अरविंद है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, सेक्टर 86 नहर पार। और पिछले 7-8 साल से रह रहा हूँ मैं। और मेरा वर्किंग जो है गुड़गांव है, सो यहाँ से गुड़गांव मेरे को 30 to 35 किलोमीटर का कम्यूट रहता है, तो रोज़ाना मैं डेली कम्यूट करता हूँ। इससे पहले मेरे पास रिड्स पेट्रोल थी, VXI वर्जन, और उसके बाद मैंने उसको 2 साल 3 साल चलाने के बाद मैंने CNG में कन्वर्ट करा दिया था। CNG रीज़न ये, अर्लियर आई वाज यूज्ड टू रिसाइड एट छतरपुर, तो छतरपुर से गुड़गांव जो था वो हार्डली 10-11 किलोमीटर था, लेकिन यहाँ से गुड़गांव 35-36 किलोमीटर था। तो पेट्रोल प्राइस को देखते हुए मैंने CNG में मूव ऑन कर लिया कि थोड़ा प्राइस का एक कम्फर्ट मिल जाएगा। अब Budmo.com क्या है? वेल, अब तक तो आप जानते हो दैट Budmo आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो, तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। चेक आउट Budmo.com टुडे, really are the expert when it comes to spare parts। अचानक से आने का नहीं है, हमेशा से मेरी है ना बड़ी गाड़ी लेने का प्लान था, लेकिन उस टाइम पे इतना बजट अलाउ नहीं करता था कि मैं डीजल या बल्कि गाड़ी या कोई स्पोर्टी गाड़ी लूँ। लेकिन जब लगा कि मैं है ना ले सकता हूँ, बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, तो फिर मैंने प्लान किया। और देखिए, CNG मैंने इतने साल चलाई है, लेकिन जो स्मूथनेस और जो पिकअप जो है आपको पेट्रोल या डीजल गाड़ी में मिलता है, वो CNG में नहीं मिलता। मैंने कंपनी फिटेड भी चला के देख ली है, मैंने एक्सटर्नल फिटेड CNG भी चला के देखी है। आप CNG को पेट्रोल या डीजल गाड़ी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। ये एक कारण था। हाँ, एक्चुअली वी आर 4 फैमिली मेम्बर्स, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरा बेटा। मेरी फैमिली के लिए 5 सीटर कार भी इनफ थी, बट हम बाहर रहते तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हमारे फ्रेंड्स होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमें कहीं घूमने जाना होता है, तो एटलीस्ट मैं ये सोचता था कि एक फैमिली ऐसी हो कि जो हमारे साथ कार में जा सके, और छोटा मोटा ड्राइव करना हो 200-300 किलोमीटर का, तो हम इस पे जा सके। इसलिए मैंने 7 सीटर ली। प्लस मेरा एक ब्रदर भी है, उसकी वाइफ भी है, तो वो भी कभी अगर आते तो हम साथ में जा सकते हैं। ये रीज़न था 7 सीटर लेने का। ये देखिए, ये सफारी का टॉप मॉडल है, काजीरंगा एडिशन है, और मैंने ये लास्ट ईयर सितंबर लास्ट में ली थी, और अप्रॉक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी 3rd सर्विस जो है इसकी ड्यू है। डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी 3-4 डीलर से बात कर ली थी, और जो मुझे बेस्ट रेट मिला था वो लेके मैं यहाँ पे टाटा ट्रियो है ओखला में, वहाँ उनके पास गया था। जो मेरे को बेस्ट ऑफर मिला था, उससे भी मैंने कुछ नीचे ऑफर देखे और उनसे बेस्ट डील लेने की कोशिश की, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई हैव गॉट बेस्ट डील इफ कंपेयर टू ऑल द डीलर्स। मेरे पास ऑप्शन में जो मैंने चॉइस पसंद की थी, वो उसमें 3 गाड़ियाँ थी। एक तो आपके किया कारेंस थी, और दूसरे नंबर पे आप कह सकते हो 2 गाड़ियाँ थी। एक तो टाटा सफारी थी, और तीसरी थी XUV 700। और मुझे जाना था, हमेशा टॉप मॉडल ही मुझे पसंद था, बट XUV 700 के साथ एक दिक्कत ये थी कि एक उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, प्लस 2 जो मेजर चीज़ें थी, क्योंकि दिल्ली में ये जितना गर्मी होती है उसके हिसाब से उसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं थी, और मुझे वेंटिलेटेड सीट चाहिए थी। और उसका टॉप मॉडल की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी, करीब 28-29 लाख के आसपास, और मेरा बजट था कुछ 24-25 के आसपास, तो 24-25 में ये मेरे को पसंद आई। प्लस मुझे कुछ लोगों ने और भी बोला था कि जो XUV 700 है उसके में सस्पेंशन की प्रॉब्लम है। ये 2 मेन रीज़न रहे कि मैंने सफारी को चूज़ किया। अनडाउटली बहुत अच्छी, मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे थे लेने से पहले, और उसमें यही लिखा हुआ था कि टाटा जो है लैग बिहाइंड कर रहा अपने सर्विसेज में, कि है ना उनकी सर्विस सही नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो, जब भी सर्विस का इशू आएगा, कम से कम 2 साल 3 साल बाद आएगा, तब तक हो सकता है टाटा में सुधार आ जाए।
बट अभी तक का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे अभी तक बिल्कुल भी, मैंने सर्विसेज ली है, मुझे अभी कोई एक भी प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं हुई है। आज मैं फरीदाबाद आते हुए मेरे को 8 से 10 साल हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि तब से और अब में ट्रैफिक में कितना ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। पहले तो क्या था कि इतना दिक्कत नहीं होती थी ट्रैफिक की, लेकिन अब इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैंने है ना मेरे पास जो दूसरी गाड़ी है वो मैनुअल कार है, तो बार बार क्लच दबाना, ब्रेक दबाना, उसमें कितना ज़्यादा हैसल होता है तो मैं जानता हूँ। अभी मेरे को जो कंफर्ट मिल रहा है, मैंने उससे पहले एक बार अपने दोस्त की भी टाटा पंच ही चलाई थी और वो ऑटोमेटिक ही थी, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऑटोमेटिक ही लेना है। और आने वाला जो टाइम भी है वो ऑटोमेटिक गाड़ियों का ही है, तो जब मैं रीसेल करूँगा ना, तो मैनुअल गाड़ी की मुझे वो सेल नहीं मिलेगी, रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी कि ऑटोमेटिक की मिलेगी। तो ये भी एक रीज़न था। मेरे दिमाग में पेट्रोल नहीं था, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी मैं ऑलरेडी चला चुका था। पेट्रोल की वैसे भी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। मेरे दिमाग में दो ही चीज़ थी, ईवी या डीजल। तो ईवी इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी इस सेगमेंट में इतनी बड़ी गाड़ियों में आई डोंट थिंक सो, शायद BYD वगैरह आती है तो मुझे आइडिया नहीं है। अदरवाइज इस सेगमेंट में कोई भी है ना ईवी की अभी नई गाड़ी नहीं आई हुई है। और दूसरी बात क्या है, ईवी का भी अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं जिस लाइन में हूँ, मैं कॉमर्शियल लीजिंग में हूँ, मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो ईवी के ओन करते हैं, उनकी कंपनीज है। तो मुझे पता है ईवी का मार्केट कम से कम 5 साल 6 साल और लगेगा, जिससे कि स्टेब्लिश हो पाए, जो गाड़ियों के जो रेट्स हैं वो कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, वो होने में भी बहुत टाइम लगेगा। तब तक 8 साल 10 साल हो जाएंगे, ये मैं बेच के फिर मैं नेक्स्ट मेरी गाड़ी ईवी होगी फॉर श्योर। देखिए, सिटी में तो पहली बात क्या है कि ऑटोमेटिक है। मैंने आपको बताया ना कि मैं पहले रिड्स यूज़ करता था। अब ऑटोमेटिक है तो डेफिनेटली मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। आप कई बार मुझे दिल्ली में जाना, आई हेट टू ट्रैवल इन दिल्ली बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक भी ली कि कभी अगर है ना ट्रैफिक में भी जाना हो तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो वो तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। हाईवे में अनडाउटली मैंने इनोवा भी चलाई हुई है और काफ़ी चलाई है, 1000-1200 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाई हुई है और इसको भी चलाई हुई है। मेरे को जो कंफर्ट वाइज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनोवा थोड़ा सा इससे प्लस है, शायद उसकी सीटिंग्स है या जो कुछ भी है, कंफर्ट वाइज वो बहुत अच्छी है। बट मतलब आप डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है इसमें और उसमें। एक जो थोड़ा सा इशू मुझे जो लगा वो इसकी अपर लाइट में लगा। मुझे लग रहा है कि आज के टाइम पे जो है वो हाई बीम की लाइट, सॉरी LED लाइट्स आने लगी हैं, वो इसमें थोड़ी सी अंधेरे में थोड़ा सा लैग बिहाइंड करती है। और नाइट में अच्छा है, अगर आप सिटी में चला रहे हो या खाली रोड हाईवे में भी चला रहे हो तो अच्छा है। लेकिन जो क्वालिटी एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, जो इतनी महंगी गाड़ी 25-30 लाख की गाड़ी में जो होनी चाहिए लाइट का थ्रो, वो मुझे उतना अच्छा नहीं मिला। बट ये मेरे परचेस करने के डिसीजन को हैम्पर नहीं करता, ये मेरे दिमाग में फिर भी यही था। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि जब आप इसको हाईवे पे और सिटी में लेके चलते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट माइलेज यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, सिटी में भी और हाईवे में भी? मैं बिल्कुल आपको रियल फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। जो मुझे हाईवे में जो मिला है, मैं अगर सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में मेरे को 14.5 तक मिला है। अभी गर्मियों में आप मान लो 12.5 to 13, 12 to 13 के आसपास आप मना सकते हो, क्योंकि गर्मियों में AC भी चलता है तो उससे थोड़ा माइलेज में फ़र्क पड़ जाता है। मुझे जब मैं गाड़ी परचेज़ कर रहा था तो मैंने भी कई रिव्यूज़ देखे थे और उसमें मैंने ये देखा कि कुछ लोगों ने बोला है कि जो स्टीयरिंग है सफारी का वो थोड़ी सी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स लाइक XUV 700 या कोई और दूसरी इस रेंज की गाड़ियों में, चाहे हेक्टर हो चाहे कोई और हो। बट मुझे क्या लगता है कि उसका टाटा का इस अपना जो स्टीयरिंग है उसको हार्ड रखने का रीज़न ये है कि जब आप हाईवे पे जाओ तो कंट्रोलिंग अच्छी रहेगी। अगर स्टीयरिंग बहुत लूज़ होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैंने ब्रेजा भी चलाई हुई है और स्पीड में चलाई हुई है, उसका स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, तो ये दिक्कत करता है। अगर आप हाईवे पे हो तो गाड़ी फिर उतनी आपके कंट्रोल में रहती नहीं है। और टाटा के साथ ये अच्छी है कि आपके स्टीयरिंग जो थोड़ा हार्ड है तो हाईवे पे कम्फर्ट और है ना पकड़ के चलती है गाड़ी रोड को।
मैं वैसे भी है ना शहर में ट्रैवल करता हूँ और हाईवे में अभी कम से कम रोड्स अच्छी हो गई हैं गडकरी जी की दया से, तो बाकी अभी खड्डों में चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अदरवाइज़ तो प्लेन रोड में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पेस वाइज बढ़िया है। जैसे मैंने आपको फिर बताया ना कि 25 लाख की गाड़ी लेने से पहले आदमी सारे रिसर्च कर लेता है। मुझे पता था कि इसका पीछे डिग्गी का स्पेस कम है। In spite of that I have taken the decision to buy सफारी। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ, अगर एक दो फैमिली जा रहे हो आप, एक दिन का ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा आपके पास लगेज नहीं है, तो इनफ स्पेस इन्होंने दिया है, हर जगह पे स्पेस दिया हुआ है। फीचर्स डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम से थोड़ा सा पीछे मैं, बल्कि पहले टाटा की गाड़ियां जो हैं वो फीचर्स के मामले में आज जो सफारी उससे भी बहुत पीछे थी। इन्होंने अभी अपने आप को रिवैम्प किया है और थोड़ा नए फीचर्स इसमें डालने की कोशिश की हुई है और कुछ हद तक सफल भी रहे, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ स्कोप टू अपने आप को इमर्ज करने का। सो फीचर वाइज थोड़ा सा पीछे है, बट मेन गाड़ी का काम होता है चलने का। वो आपको एक कंफर्ट मिलना चाहिए, वो सेफ्टी मिलनी चाहिए। उस मामले में मैं मानता हूँ कि टाटा बेस्ट। मुझे पता था कि शायद टाटा पंच का सेफ्टी फीचर्स आ चुका है और ऑल्ट्रोज का भी आ चुका था, तो टाटा के साथ वैसे भी है ना सेफ्टी का कभी इशू था नहीं। मुझे पता है इसके स्टार रेटिंग नहीं आई है और आएगी आने वाले टाइम पे, तो मुझे तो लग रहा है कि 4 आउट ऑफ 5 तो मिलना ही चाहिए। और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है टाटा की, क्योंकि उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है स्टील का, तो मैं आप दरवाजे इसके खोल के देखिए और आप है ना XUV 700 के खोल के देखिए और बंद कीजिए, तो आपको साफ साफ बिल्ड क्वालिटी में अंतर समझ में आ जाएगा। एयर कंडीशनिंग की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। कुछ लोगों ने कहा है कि जो मिडिल वाली रो है उसमें AC का थोड़ा इशू है, बट मेरे बच्चे कहते हैं पापा इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको AC को पीछे बीच वाली रो में पिक करने में, बट एक बार जब पिक हो जाता है तो फिर आई हैवंट फाउंड एनी इशू विद दिस। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहीं शायद ऐड पे देखा था, मुझे ध्यान नहीं है, कहीं न्यूज़पेपर में देखा था या यूट्यूब पे देखा था कि अभी शायद जो फेसलिफ्ट वर्जन आया हुआ है हैरियर का या सफारी का, उसमें शायद 360 डिग्री कैमरा उन्होंने दिया हुआ है। सो एक तो मैंने चेक किया तो बोले शायद अभी नहीं आया हुआ है, बट मुझे लगता है कि इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी बढ़िया गाड़ी में आज के टाइम पे 360 कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। प्लस एक नेगेटिव चीज़ जो और भी है, मुझे पता था कि ये नेगेटिव है, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगा था कि इतनी प्रॉब्लम करेगी, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। स्पीकर अनडाउटली बहुत अच्छे हैं, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं और किसी भी गाड़ी से कंपेयर करूँगा तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, उसका टच वगैरह जो है, या कई बार वाईफाई से कनेक्शन जो टूट जाता है, वो एक इशू है। इस पर मेरे को लगता है टाटा को काम करना चाहिए। सेफ्टी में देखिए अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकल बेस पे बताऊं कि अभी 700 ने ADAS फीचर भी है ना अपनी गाड़ियों में दिया है, जो टॉप मॉडल की गाड़ियां हैं, बट हम इंडियंस की मेंटालिटी ऐसी नहीं है कि जैसा फॉरेन में होता है अब स्टीयरिंग छोड़ दो और ADAS के ऊपर ट्रस्ट करके और गाड़ी चलाते रहो। मुझे नहीं लगता कि जो लोगों ने गाड़ी ली भी हुई है अभी तक, शायद एक दो बार ट्रायल बेस पे अगर किसी ने यूज़ किया होगा तो यूज़ किया होगा, अदरवाइज रेगुलर बेस पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी ADAS फीचर यूज़ करता है और उसकी कॉस्टिंग जो है वो 3 लाख 4 लाख रुपए ऊपर पड़ जाती है। तो एक तो ये रीज़न हुआ। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि भाई टाटा की गाड़ियों में ये है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्टार रेटिंग तो ठीक है, एक मायने तो रखती है, बट टाटा के साथ ट्रस्ट ये है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है। चाहे टाटा आप ट्रक्स में देख लो, कार्स में दे दो, लीगेसी चली आ रही है इनके साथ, तो ये जो चीज़ जो है मुझे फोर्स करती है कि टाटा की गाड़ियों के साथ जाना चाहिए।